सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? हमने कल भी इस पर चर्चा किया था और आज भी मैं थोड़ा सा स्टार्ट वहीं से लेता हूं। ठीक है, चलो। तो आपको मैंने बताया था कि जो क्षोभ मंडल होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में तो हम आप रहते हैं, ये तो हमारा आपका आवास है, यहीं पर हम और आप रहते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में दोस्तों बरसात होती है, क्षोभ मंडल में मानव जीवन पाया जाता है और क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसकी चर्चा मैंने कल की थी कि नहीं की थी? बात करें समताप मंडल की, जिसका इसका उत्तर ऑप्शन यही सही है। तो समताप मंडल क्या करता है? समताप मंडल को दोस्तों ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आयन मंडल की दोस्तों बात करें तो इसमें आप सब लोग जानते हो कि रेडियो दूरसंचार उपग्रह, जिसके माध्यम से आप लोग सीरियल, टेलीविजन, फोन कॉल या रेडियो, ये सारी चीज़ जो आप सुनते हो, सैटेलाइट सारे यहीं पर होते हैं। और मध्य मंडल में दोस्तों आपका उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों के गड़कने पर उसकी बिजली का उसमें निकलना, प्रकाश में होना, वो सब क्या है? वो सब आयन मंडल में ही ये सारी बातें होती हैं, वो सब उल्का पिंड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्लास का, इस वीडियो का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि आपको सीटेट हर हाल में पास कराना। उसके लिए कैसे करना है, किस तरह से मेहनत करना है, किन तरीकों को यूज करना है, सब कुछ बताएंगे। राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? बताइए आप लोग, प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भी आपको ही करना है। फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे और जैसे जैसे दोस्तों आप लोग जुड़ते जाना, सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि राकेश क्लास 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो आप प्रधानाध्यापक की जानकारी में मत लाओ, क्लास में जाने से प्रतिबंध मत लगाओ। उसकी अनियमितता, उसका मतलब क्या हुआ? उसकी अनियमितता का मतलब होता है उसकी सही कारण का पता लगाकर हम उसका मार्गदर्शन करेंगे, हम खुद उससे बातचीत करेंगे। बच्चे को दंड लगाना, माँ बाप से शिकायत करना, प्रिंसिपल पे शिकायत करना, ये सब नेगेटिव होता है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? पठन पाठन की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? दोस्तों ये वो प्रश्न है जो लगता कि यार आ तो सब रहा है, केवल एक ऑप्शन छोड़ दे तो लग रहा है सब सही है। ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम करें तो क्या करें? दोस्तों जब ऐसी बातें आ जाए तो आप सबको पता होना चाहिए, पठन पाठन का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है परस्पर अंतःक्रिया, यानी परिचर्चा, यानी विचार गोष्ठी, ना कि नकल करना। सुनकर लिखने का कोई मतलब नहीं है। कार्य योजना है पॉजिटिव, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि सीटेट की खूबी यही है कि जो सबसे सुंदर है, जो सबसे परफेक्ट है, चुनना दोस्तों आपको उसी को है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दोस्तों कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताएंगे आप लोग? चलो इसमें से बता दीजिए आप लोग थोड़ा सा ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड होता ही है, अब बचेगा क्या? हीलियम और मीथेन में आपको चुनना है। चलो भाई चुन लीजिए आप लोग, इसी में से कोई एक आपका सही हो जाएगा। हाँ जी बताइए। तो शुभम दुबे शुभम दुबे, अर्चना कुमारी, रंजीत पासवान, रीमा, रेणु कुमारी, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही जवाब। देखिए ग्रीन हाउस गैस का मतलब वो आप सब लोग जानते हो, कांच का बना हुआ घर। ग्रीन तो होता नहीं, जिसमें एक बार अगर सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाएं तो वापस निकल कर दोस्तों नहीं जा पाता है, उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
बहुत बार पढ़ाया हूं। ऑप्शन नंबर सी, चूंकि आपको निगेटिव उत्तर करना था, आपने कर दिया। ध्वनि प्रदूषण को दोस्तों किसमें मापा जाता है? हमने कहा एक प्रश्न यहीं से बनता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि भैया ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है। मफलर आप तभी बांध लोगे जब आवाज तेज होगा, यानी दोस्तों ध्वनि ध्वनि प्रदूषण से ही ग्रीन मफलर का संबंध होता है। लेकिन सवाल यह पैदा हो गया कि ध्वनि प्रदूषण को हम मापें तो किसमें मापें? जूल तो आप लोग जानते हो कार्य को मापने की इकाई है ना। ध्वनि को मापने की इकाई तो आपका डेसिबल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और छोटी से छोटी इकाई को मापने का मापक नैनो इकाई होता है ना। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हो, भार को किलोग्राम में मापते हो, दूध को लीटर में मापते हो, ऐसे ही दोस्तों ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। और ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से है। अगला प्रश्न, इसका ट्रिक बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताएंगे आप लोग? दोस्तों हमने इसका एक ट्रिक बताया था, मैंने कहा न त सी, यानी नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, सी से सिंधु। तो नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी, जो सिंधु नदियां होती हैं दोस्तों, ये अरब सागर, ये कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। जबकि सुवर्ण रेखा जो आपका होता है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। सीटेट में अभी तक ये प्रश्न 6 बार रिपीट हुआ है। प्राइमरी और जूनियर दोनों को मिला लोगे तो इतिहास लिख देगा ये। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? चुन लीजिए, इसी में से कोई एक आपको सही मिल जाएगा, या डी को आप लोग ले लीजिए सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा भाई इसमें? सही उत्तर का आप लोग पहचान करो। तो दोस्तों हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर ऐसा है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है? जानते तो आप सब लोग होंगे, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है। बताइए, और कमेंट में यह भी बताना कि लोकटक झील कहां पे है। इसकी एक मैंने ट्रिक आपको बताया था, लोकटक झील कहां पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो इस मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। लेकिन जब बात की जाएगी, हाँ जी बिल्कुल क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोकटक झील कहां पर है? सारे लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि पढ़ाया हूं मैं। गलत हो गया तो जान लो कि बेइज्जती के सिवा कुछ बचेगा नहीं। ये आपके मतलब कहते हैं मेरे फिर पढ़ाने पर फिर सवाल उठ जाएगा कि भाई इतना कुछ आपको पढ़ाया जाता है, फिर याद आपको क्यों नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं कि लगभग जितने भी उत्तर आ रहे हैं वो यार एक दूसरे के विरोध, मतलब 70-30 का आंकड़ा लेकर आप में से लगभग लोग चलते हैं। एक आंकड़ा सेट कर लिए हैं कि भैया 70-30 के हिसाब से चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दोस्तों मैंने कहा था मणिपुर, लोकटक मतलब मणिपुर, वही मणिपुर। मणिपुर जानते होगे आप लोग ना। अच्छा एक और आप लोग बता दो कि तैरता हुआ झील कहां पे है? तैरता हुआ झील कहां पे है, यह भी आप लोग कमेंट में। साइड की बात है, बताइए, साइड के क्वेश्चंस हैं ये सब। 9वां प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य पूंजी क्या है? एक टीचर की सबसे कीमती पूंजी क्या है? सेवा, बहुत अच्छी बात है। वेतन, ये तो बहुत जरूरी है। गर्व तो उतनी जरूरी नहीं है। छात्रों का विश्वास, ये सब पे भारी है। आप सब जानते हो सीटेट में देखिए, आप कई बार जब हम पेपर हल करने जाते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से हल करते हैं। आपको अपने पेपर को अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं हल करना है। आपको यह देखना है कि सवाल बच्चे के लिए पूछा गया है। तो छात्रों का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में
किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? पारितंत्र मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। हमने कहा था कि पारितंत्र शब्द को किसने दिया था? एजी टाम्फले ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था, है ना। और भारत में पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन थे? रामदेव मिश्रा। जितना बता दे रहे हैं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। रामदेव मिश्रा ये क्या थे? भारत में पारिस्थितिक तंत्र के जनक थे। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किसने किया था? हैकेल ने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, चलिए। और पारिस्थितिक तंत्र के शब्द को सबसे पहले किसने दिया? ए.ओ. विल्सन ने दिया। अब सवाल यह आया कि सजीव और निर्जीव तत्वों का पारस्परिक अध्ययन ही पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या होता है? सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच का जो पारस्परिक अध्ययन होता है उसी को पारितंत्र कहते हैं। और इन सबके चक्रण को दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता चाहे जो रहे हों, लेकिन हमारा प्रश्न आपसे यह है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? उत्तर मैं बता दे रहा हूं, सुंदरलाल बहुगुणा। आप ये बताओ कि शुरुआत कहां से हुई। आपका फर्ज ये है, मैं इसका भी उत्तर आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। आप मेरे को ये बताओ कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी है कि नहीं है? है ना। यहां पे दोस्तों एक सबसे पुराना नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क ये यहीं पर है। हाँ, अब नाम बदल दिया गया है। नाम आप लोग जानते होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? बहुत बार पढ़ाया हूं। आज सुपर संडे है, हम पिछले एक हफ्ते का पूरा निचोड़ इसमें क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे आपका। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? आपने एक बात सुना होगा, उत्तर मैं बता दे रहा हूं, घबराइए नहीं तो आप लोग सबसे पहले उत्तर के ही बारे में लगे रहे। सर जी उत्तर कहां होगा, क्या होगा, उत्तर क्या होगा? अरे भाई, उत्तर बता दिया जाएगा, डोंट वरी। पहले आप उत्तर तो कर लो ढंग से भैया। ऑप्शन नंबर ए को पहले लॉक कर लो। चलो उत्तर करवा दे, फिर आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। इंसुलिन दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसका शरीर में बढ़ना और कम होना दोनों ही खतरनाक होता है। जो आप मधुमेह जानते हो ना, डायबिटीज, जिसको आप लोग आम घर की भाषा में बोलते हो कि शुगर हो जाना, तो ये किसकी कारण होता है? इंसुलिन की वजह से ही होता है ये। और एक सेकंड, राइट आंसर, एक सेकंड रुक जाओ यार। ये विटामिन नहीं बेटा, प्रोटीन होगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होगा। हाँ, चलिए अब दूसरा काम मेरे को ये बताना है कि प्रोटीन का काम क्या होता है। चलिए ये भी आप लोग बता दीजिए कि भाई प्रोटीन का काम क्या होगा, विटामिन का काम क्या होगा, वसा का काम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। विटामिन का कार्य हमारे शरीर को, बॉडी को बिल्डअप करना होता है। प्रोटीन का कार्य जब कभी हमारी शरीर में चोट लग जाए तो चोट लगने पर वहां का तो त्वचा आपका भाई जाहिर बात कट गया या छट गया, लेकिन आप देखते हो थोड़ी दिन बाद उस पर पपड़ी लग जाता है। आफ्टर सम टाइम, दिन की क्या मैं बात करूं, कुछ ही मिनटों बाद, घंटों बाद उस पर एक रेड कलर की पपड़ी लगती है जिसको आप लोग फाइब्रिनोजन कहते हो। और उस पपड़ी को किस वजह से लगता है? तो विटामिन के की वजह से लगता है। किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से लगता है। और एक और बात आपको बता दें, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नेफ्थीक्विनोन होता है। और मैं आपको यहां एक बात बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है, वो ये है दोस्तों, जब यहां पे नया चमड़ा लगता है तो वो जो पपड़ी बनी होती है फाइब्रिनोजन का, वो छूटता है और नई कोशिका बनती है। वो किस वजह से बनती है? प्रोटीन की वजह से। वसा का काम दोस्तों होता है शरीर को गर्म रखना। आपके शरीर का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों काम क्या होता है, बताएंगे आप लोग? बताइए, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का काम होता है टू गिव अस एनर्जी, मतलब
जैसे आपको भूख लगी हो, रोटी खा लीजिए, भूख मिट जाएगा। आप गन्ने का जूस पी लीजिए, भूख मिट जाएगा। मिटेगा ही नहीं, भूख खत्म हो जाएगा थोड़ी समय के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ वही प्रश्न जो आपके पेपर में आए, वही प्रश्न जो बार बार रिपीट होंगे, एवरग्रीन क्वेश्चन कराएंगे, जो 70% प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। फालतू के प्रश्न आपको नहीं दिखाएंगे। पूरा रिवीजन आज आप लोग कर लीजिए अपना, है ना। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा, बताएंगे आप लोग। मूल शीर्ष में, परागण के द्वारा, तने के द्वारा, परागकोश के द्वारा। दोस्तों पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागण द्वारा। परागण, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, मेरी जो दिली इच्छा है आपको बताने की, वो मैं आपको यहाँ टैकल करवाऊंगा, क्योंकि प्रश्नों को करवाना मेरा कोई मकसद नहीं रहता कभी साइड की जानकारी। ये बताओ बेटा कि परजीवी और सहजीवी में अंतर क्या है, पहले ये आज क्लियर कर लिया जाए। ये भी पेपर में आपके सीटेट के प्राइमरी लेवल के सिलेबस का पार्ट है ये। परजीवी और सहजीवी में अंतर क्या है। दोस्तों परजीवी वो होता है जो अपने भोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। पहले नंबर पे आता है इंसान। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरों पर निर्भर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कवक हो गया, यह भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन दोस्तों सहजीवी वो होता है, सहभोजी वो होता है जो जिनमें दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। जैसे भैंस के ऊपर बगुले का बैठना, अगर भैंस के ऊपर दोनों का लाभ पहुंचेगा, कोई एक स्वार्थी नहीं होगा। बगुला अगर बैठ रहा है तो भैंस का कीड़ा, मतलब आप जान रहे हो कि उसका कीड़ा खत्म हो रहा है और उसको भोजन बगुले को ही मिल पा रहा है। इसी तरह से और पौधे में देखा जाए तो राइजोबियम और मटर, बिना राइजोबियम के मटर कभी नहीं उग सकता, और मटर के बिना राइजोबियम भी नहीं रह सकता। क्या समझे आप। तो ये मतलब सहजीवी में बराबर दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन परजीवी में केवल हम शोषण करते हैं, केवल दूसरे का लाभ लेते हैं, अपने का कोई उसमें मतलब नहीं होता। समझ गए कि नहीं समझे। और हां, अब दोस्तों पौधे कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं यह भी आपको पता हो। किसका, अब यहां पे आया ना परागण। परागण सब पता है ना। परागण बेटा कई तरीके का होता है। कुछ तो हवा में हो जाते हैं, जैसे गेंदे का फूल लगा हो और इसमें ज़्यादा बीज होता है, ज़्यादा पत्तियां होती हैं, बाद में फटता है, स्कैटर होता है, तो हवा में उड़ के बहुत जगह इसके पेड़, मतलब कि पेड़ इसके उगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो तने के द्वारा एक नया पौधा बनता है। जैसे गुलाब आपका हो गया, देखिए तना लगता है। चमेली का पौधा ले लो, तना लगता है। गुड़हल का पौधा ले लो, तना लगता है। समझ गए सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। और कोई बात अगर आपको लगता है सर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बिंदास पूछना, क्योंकि पास होकर लौटना है तो डरना नहीं, पूछना। जैविक, डरने क्या मतलब, डरता तो कोई नहीं, बस फर्क इतना है कि हर कोई शर्माता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है, कहीं चार लोग हंस ना दें। अरे हंस देगा तो क्या हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक बात बताओ, घास क्या होता है। घास तो उत्पादक होता है। पूरी बात सुन लेना, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। इस यहाँ पे 4-5 प्रश्न आपका लॉक करवा देता हूं, सुनिए। घास एक उत्पादक है ना। घास को सबसे पहले कौन खाएगा, मान लो चूहा खा ले। चूहा को कौन खाएगा, बिल्ली खाएगी। बिल्ली को कौन खाएगा, कुत्ता खाएगा, है ना। कुत्ते को कौन खाएगा, शेर खा जाएगा। शेर लास्ट में मर जाएगा, अब घटक बन जाएगा। अब सुनना, पहले एक बात बताओ, घास तो कुछ नहीं होता, ये तो प्रोड्यूसर है, ये एक उत्पादक है। लेकिन घास को सबसे पहले खाया कौन, चूहा खाया ना। और चूहा कैसा होता है, शाकाहारी होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है सर जी, घास की जगह जहां चूहा है, चूहे की जगह हम और किसी को रखते हैं। गाय को रख दें, गाय भी शाकाहारी है। टिड्डे को रख दें, वो भी शाकाहारी है। बकरी को रख दें, वो भी शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और मनुष्य जो आपका टर्शियरी में आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है, वो सर्वाहारी होता है। उसमें शेर भी है, इंसान भी है, जो सब कुछ खाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दही के निर्माण में कौन सा जीव उत्तरदायी है। वैसे तो मैं आपको यहां 2 बातें बताना चाहता हूं।
दो क्यों, और सारी बातें हो जाएं इस पे। दही का बनना आप सब लोग जानते हो, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बहुत बार पेपर में आया है ये, खासकर जूनियर लेवल के साइंस में, प्राइमरी के ईबीएस में। दही, दूध से दही का बनना, आप मेरे को बताओगे कैसा परिवर्तन है? बताएंगे आप लोग कि नहीं बताएंगे? चलो बताइए, क्या ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं समझा देता हूं, दोनों की परिभाषा मैं बता दे रहा हूं, उत्तर आप करके बताना कि दूध से दही का बनना ये कैसा परिवर्तन है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें एक बार पदार्थ की अवस्था तो बदल जाएगी लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यानी इन द फिजिकल चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज बट नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। मतलब जैसे कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ दो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा लेकिन अवस्था बदल जाएगी। कांच का टूटना, कांच टूट गया, अवस्था उसकी बदल गई, नया पदार्थ नहीं बना। आइए रासायनिक परिवर्तन की बात करेगी, कागज की अवस्था भी बदली, नया पदार्थ भी बना, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दही बन गया दूध से दही, तो दूध की अवस्था बन के वो थोड़ा सॉलिड हो गया, तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। वादा करना कि पास होकर आओगे, बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने तथ्य रखते हैं, फैक्ट रखते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, मोमबत्ती का जलना बड़ा अपवाद है। ये मोमबत्ती का जलना ये कैसा परिवर्तन है? एक बार कमेंट में सब लोग बता दो, क्या ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? चलो बता दो सब लोग कमेंट में, एक बार सबका देख लूं, फिर मैं आज आपको समझा भी दूं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होता है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक बहुत से बच्चे ने सेशन को क्या किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए आप। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं, एक बार हमको जूम करके कमेंट में थोड़ी दिखा दिया जाए। मोमबत्ती का जलना, सब लोग कह रहे हैं सर जी भौतिक परिवर्तन। मैं भी कहता हूं भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर सर जी कह दें कि बेटा ये रासायनिक परिवर्तन है, तो क्या आप लोग नहीं मानोगे? अगर मैं कह दूं कि बेटा ये रासायनिक परिवर्तन है, क्या आप लोग नहीं मानोगे? पहले ये बताओ। कहो सर बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मोमबत्ती का जलना मात्र एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अपवादों में रहता है। यह भौतिक परिवर्तन भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है। भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि मोमबत्ती के बीच में जो उसकी वो होती, क्या नाम है उसका, अरे यार क्या बोल, जो धागा उसके अंदर जलता है, वो जल गया तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि मोमबत्ती जलेगा तो उसका जो लिक्विड जो नीचे गिरता है वो एक नया पदार्थ बना। तो ये रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन है। अब सवाल ये पैदा हो गया, सर जी अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए पेपर में क्या चुनकर आऊंगा? चुनकर आइएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? गूगल भी जाकर कर लेना, आपको मिल जाएगा। रासायनिक परिवर्तन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, लेकिन अपवादों में अगर रासायनिक परिवर्तन उत्तर में अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो आप भौतिक परिवर्तन भी मार दीजिएगा। एज ए टीचर मेरा कर्तव्य है आपको बता देना कि भैया कम से कम दिक्कत आपको वहां ना हो, है ना? ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। फिजियोग्राफ पे तो शरीर का एक कहते हैं ना कि शारीरिक एक्टिविटी को मापते हैं हम लोग, है ना? और सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, कार्डियोग्राफ पे दिल की धड़कन, बैरोग्राफ से क्या मापते हैं? दाब के बारे में। और हाँ, बैरोमीटर में जो बैरोग्राफ होता है, रीडिंग अगर ऊपर जाएगा तो तूफान आएगा, रीडिंग नीचे आएगी तो जानना बारिश की बूंदें नीचे गिरेंगी। याद रखना, तूफान और बारिश का अंदाजा कैसे करते हैं? अगर बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर गई तो तूफान, नीचे आएगा तो सोचोगे यार बूंदें तो बारिश की नीचे गिरती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी, अगर नीचे अगर गिर रही है बूंदें, यानी बैरोमीटर पर रीडिंग अगर नीचे गिर रही है तो इसका मतलब बारिश होने वाला है। राइट उत्तर इसका बता दें, सबको पता है यार, क्या बताना, सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 प्लैनेट हैं। पहले तो 9 थे, जो कि बाद में वो जो क्या कहते हैं प्लेटो
प्लेटो गायब हो गया, उसका अस्तित्व तो नहीं रहा, उसका कोई प्रमाण नहीं बचा, तो 8 ही आपके ग्रह रह गए। अब सवाल आता है कि सबसे नजदीक कौन है, तो बेटा वो है बुध ग्रह। बुध सबसे नजदीक है शुक्र के, सूर्य के, लेकिन बुध और शुक्र मात्र एक ऐसे प्लैनेट है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अब कहोगे सर ये उपग्रह क्या बला है? उपग्रह का मतलब ग्रहों का चक्कर लगाने वाला। जैसे सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, बताएंगे आप लोग? सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? पृथ्वी लगाएगी ना। तो और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हुआ? चंद्रमा हुआ कि नहीं हुआ? पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये उपग्रह ही तो है। लेकिन बुध और शुक्र मात्र एक ऐसे ग्रह हैं या प्लैनेट हैं जिनका चक्कर कोई नहीं लगाता, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बारे में और आपको बता दें, शुक्र ग्रह को चमकीला तारा भी कहते हैं, भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को ही दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और एक बात आपको बता दें, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा प्लैनेट है। मंगल दोस्तों इस ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं, इसके चक्कर लगाने वाले 2 हैं। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, किसके? मंगल के। वैसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहते हैं। और इसके जो 2 चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं, एक का नाम दोस्तों फोबोस है, दूसरे का नाम दोस्तों डिबोस है। सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट में बेटा जरूर बता देना। कोई दिक्कत परेशानी, कुछ पूछना होगा जरूर कमेंट में लिख देना, हम इंस्टेंट आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? बात केवल रुधिर वर्ग की नहीं होती। प्रश्नों को ये इतना आसान प्रश्न है, आपको लगता है कि मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद होता है इसकी सहायता से आपसे मैं बात करूं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बात करूं। चलिए इनके बारे में थोड़ी आपको चर्चा बता दें, जितना प्रश्न बनेगा उतने बता देता हूं। दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसका काम क्या होता है? जो आपके शरीर में लाल खून होता है, इसका काम होता है शरीर में रक्त को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को संवहन करना। ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का काम होता है सर्दी जुकाम बुखार पे लड़ने की क्षमता वो श्वेत रुधिर कणिकाओं में होती है। और प्लेटलेट्स का काम होता है जब कभी चोट लगे तो थक्का जमाना, वो जो पपड़ी बंधती है इस प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है। विटामिन के की वजह से प्लेटलेट्स आपका ये तैयार हो रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ पा रहे होंगे। माइक्रोफोन के थ्रू आपके जो कानों तक आवाज जा रही है, इनफैक्ट आप बहुत सारे वैलिड पॉइंट जो पेपर में आना है वो आप तक रख रहा हूं। इससे ज्यादा फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्याज आलू अदरक क्या है? 3 ही ऑप्शन दिखा रहा हूं, उत्तर आपको इससे मिल जाएगा। दोस्तों सब लोग जानते हैं, हमने कहा था जड़ और तना को पहचानने का एक ही तरीका है। जड़ वो होता है जिनको हम डायरेक्ट खा जाएं, ऐसे पेड़ पौधों के फल या सब्जियां जिनको हम डायरेक्ट खा जाएं, जैसे गाजर, जैसे मूली, जैसे शकरकंदी, पूरा यहां लिख नहीं सकते हम, शकरकंदी और टैपियोका, ये सब जड़ में जाएगा। तना में कौन आएगा? प्याज को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो प्याज एक तना है। आलू डायरेक्ट नहीं खा सकते, तना है। अदरक भी तना है, लहसुन भी तना है, इनको आप डायरेक्ट नहीं खा पाते हो। पेपर के वो प्रश्न जो आपके पेपर में हर बार ये एवरग्रीन होते हैं। कई बार हमको यही नहीं कहते ना कि पढ़ने से पहले तैयारी कर लो, कहीं नोट कर लो एक नोट्स में कि भैया पढ़ना क्या है आपको और छोड़ना क्या है। वो कौन से प्रश्न हैं जो पेपर में 100% रिपीट होते रहते हैं। ठीक है भाई, 30% आपका नया बनता है, 30-35%। नया क्या होता है? नया कुछ खास नहीं होता, केवल 10-15 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो आपको नया लगेगा, कुछ खास होता नहीं। इसलिए पास होने के लिए अपनी तैयारी बेहतर रखो। एक कोशिकीय जीव कौन है? अब जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको चुटकियों में पता चल जाएगा। सर जी बोले थे कुछ, क्या बोले थे? हमने कहा ऐसे जीव जंतुआ जीव जिनको हम अपनी सामान्य आंखों से ना देख सकें उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जंतु जिनको हम अपनी सामान्य आंखों के द्वारा देख सकें दोस्तों, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सवाल यह आया कि क्या पैरामीशियम को हम अपनी आंखों पे देख सकते हैं?
जी नहीं, कभी नहीं देख सकते। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनको आप देख नहीं सकते हो, इनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जबकि स्पाइरोगाइरा हो गया, विषाणु हो गया, वायरस, हाइड्रा, ये मोटे होते हैं थोड़ा, इनको आप देख सकते हो। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं? बहुकोष्ठी में आते हैं। जबकि पैरामीशियम एक कोष की जीव है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। लेकिन एक ही शिकायत आपसे है कि आप लोग भूल जाते हो कि सर बीच में क्या हम ये कहें कि आप सेशन को लाइक कर लो? रोज कहवाना पड़ेगा आपको? आते ही वीडियो को बेटा प्लीज लाइक कर लिया करो, कुछ मिलता थोड़ी है उससे हमको, एक बस मोटिवेशन है आपका। आते ही वीडियो को लाइक कर लिया करें। पहली बार अगर आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मात्र एक ऐसा चैनल है जहां पे हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं जो कई प्रयास करने के बावजूद पास नहीं कर पा रहे। कंटेंट आपको सिर्फ उन्हीं के लिए दिया जा रहा है, और जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए तो कहते नहीं कि सोने पर सुहागा है कि आप उन गलतियों को करने से बच जाओगे और आराम से पास कर जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये तो मैं खूब पढ़ाया था अभी अगले हफ्ते में। अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? गलत तो करना नहीं। जी हां, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में? बताइए, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों फटाफट आप लोग, नीतेश जायसवाल, रेणु कुमारी, बबीता तिवारी, लवली कुमारी, साइस्ता प्रवीण, आफरीन, संतोष, त्रिभुवन, दीपा, लवली, मोहम्मद जैद आलम, गुंजा सिंह, रंजीत पासवान, राहत आफजा और बहुत सारे प्यारे भाई बहन। चलो भाई, वेल डन। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों हेग में है। वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये सीटेट का बड़ा प्यारा भी है और दुलारा भी है, बहुत बार आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है, आराम से उत्तर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो करिए, आराम से उत्तर कर लीजिए आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में कह रहे हैं कि गाय के गोबर से जो ये लीपा जाता है जमीन को, वो उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? ठीक बात है। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आप सभी के हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, है ना? दोस्तों प्राकृतिक रंग देने के लिए कभी कोई काम नहीं होता, कीड़ों को दूर करने के लिए। अभी आपने देखा कि दीपावली जब आई थी तो आप में फिर लगभग लोगों को दोस्तों ये पता होगा, लगभग लोग ये चीज जानते होंगे, क्या कि जब दीपक जलाए गए घर में तो बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु बहुत सारे मरे होंगे, घर की शुद्धता, कीड़े दूर हो गए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अच्छा, सीटेट वाले कुछ प्यारा क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन बढ़िया बना देते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, कुछ का मतलब केवल कुछ ही क्वेश्चन बहुत बेहतर बनाते हैं। चलिए, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मिट्टी क्या बन जाती है? सबको पता है भाई, बंजर बन जाती है, ठीक है, लेकिन एक और इलाका ऐसा है मिजोरम में, आप सब लोग, सॉरी मिजोरम नहीं भाई, सॉरी, एक सेकंड, मेघालय में दोस्तों एक ऐसा भी खेती होता है मेघालय में, सब लोग जानते हैं, झूम खेती। झूम खेती देखा है ना? झूम खेती के बारे में जान लो, बहुत खास 5 बातें आपको बताने जा रहा हूं कि झूम खेती में जो फसल एक बार अगर ले ली गई, काट ली गई, तो 4 से 5 सालों तक दोस्तों फिर उसमें फसल नहीं उगाया जाता, उसको वैसे ही खुला छोड़ देते हैं। उसमें जो भी घास फूस खरपतवार उगाते हैं उनको दोस्तों वो क्या कर देते हैं, 5 सालों बाद उसी जमीन पर जला देंगे, और जलाने के बाद क्या करेंगे, जलाने के बाद वही खरपतवार उसमें खाद बन जाता है। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों वो उस खेत की जुताई भी नहीं करते, बिना जुताई किए क्या करते हैं दोस्तों, बिना जुताई किए वो लोग क्या करते हैं, केवल मिट्टी को थोड़ा हाथ से ढीला करके उसमें बीज को बो देते हैं। याद रखना, जब कूट में फंसाए तो आप सर जी की पॉइंट को याद रखना, कभी गलत आपका प्रश्न नहीं होगा, ठीक है? इसलिए तो मैं आपको कहानी के द्वारा समझाता हूं कि भैया कुछ भी हो जाए लेकिन आपका उत्तर गलत ना हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? चलिए
कोई एक पक्षी जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन हो सकता है? दोस्तों, आप सब जानते हैं, आवाज तो बड़ा कड़वा है लेकिन काम बहुत प्यारा करता है। कौन है वो? कौवा, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और हाँ, इसका घोंसला पूछता है कि बनाता कौवा किससे है? तो लोहे की तार, ये जरूर नोट रखना दिमाग में। लोहे की तार, घास, रुई, बाल, तिनका, कपड़े के चीथड़े, इन चीजों पे दोस्तों ये अपना घोंसला बनाता है। और कोयल, कोयल का अपना खुद का घोंसला नहीं होता, वो अपना घोंसला इसी कौवे के घोंसले में ही जाकर रख देती है। वो क्या करते अपने बच्चों को, तो कौवा बेचारा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। ये इसकी बड़ी खूबी है। शकरखोरा की दोस्तों बात करें तो इसका नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन काम भी बड़ा अजीब ही है। ये लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। कलचड़ी की बात करें, जिसको आप लोग कहते हो इंडियन रॉबिन नाम से भी पूछ सकता है। कलचड़ी को दोस्तों, हाँ जी, कलचड़ी को बेटा इंडियन रॉबिन के नाम से भी पूछ लेगा, तो गलत मत करियो, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं आपको क्लियर ढंग से। कलचड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो पत्थरों के बीच में बनाता है। जबकि फाख्ता की बात करें तो कैक्टस कांटों के बीच में, मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। अच्छा, एक बात और यहीं पे कर लें बेटा, नर बीबर की बात कर लें। एक पक्षी ये भी है, आपके ध्यान पे गुजरा नहीं रहता इसलिए गड़बड़ा देते हो। नर बीबर और मादा बीबर। नर मतलब आपको पता है पुरुष वाला, और जो मादा बीबर होता है वो स्त्री वाला। तो सेम कौवा और कोयल जैसी घटना है। नर बीबर भी अपना खुद का घोंसला बनाता है, अच्छा घोंसला बनाएगा। अच्छा, मादा बीबर क्या करती है? इसमें एक ही अंतर है कि जो मादा बीबर जो पक्षी होते हैं, ये इनके घोंसले का ध्यान रखती हैं। ये भी अपना अंडा नहीं बनाती। ये भी क्या करेंगी कि जो नर बीबर वाला जो सबसे प्यारा घोंसला होगा उसमें जाकर ये भी अपने अंडे को दे देती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हमारे जो भी स्टूडेंट अभी अभी सेशन को ज्वाइन कर रहे हो, हम उनको बता दें कि ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो कई प्रयास करने के बावजूद सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं, या अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप उन गलतियों से बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये गलतियों को बताया जा रहा है कि आप ये वो गलती ना करो जिससे बात बिगड़ जाए। तो कौन सा कीट कॉलोनी में एक साथ नहीं रह सकता? दोस्तों, ततैया जानते ही होंगे। ये भीड़ में चल, एक सेकंड कलर चेंज कर दें, रुक जाओ। ततैया आप लोग जानते होंगे ना, जैसे मधुमक्खी की तरह पीला पीला होता है। ततैया पीला पीला होता है। ये ग्रुप में बहुत सारे होते हैं। चींटियां भी दोस्तों ग्रुप में चलती हैं, आप सब लोग जानते हो। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, और वो एक प्रकार की स्मेल छोड़ते हुए चलती हैं, जिसके कारण वो कभी अपने रास्ते को नहीं भूलते। दीमक ये भी झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, लेकिन मकड़ी कभी भी आप देखोगे ये सामाजिक प्राणी नहीं है। प्रश्न आपसे चेंज कर भी पूछ सकता है, हाँ जी, प्रश्न चेंज करके भी पूछ सकता है कि क्या मकड़ी एक सामाजिक प्राणी है, या इनमें से कौन सा सामाजिक प्राणी नहीं है? तो मकड़ी सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं रहता, ये अकेले रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम दूरी की यात्रा को तय करने के लिए आप क्या करेंगे? कौन सा साधन मानेंगे? सीटेट का प्यारा दुलारा, बहुत बार ये आ चुका है प्रश्न आपके पेपर में। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सबको पता है, टाइम क्यों बर्बाद करें। सड़क। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हिमालय पर्वत में से स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को अपने सही उत्तरों के द्वारा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जिससे आपको सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 की लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही नेट आपका ऑन रहेगा, आपकी होम स्क्रीन पर खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकन को या सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मिल जाएगा। खैर, इसका दोस्तों सही उत्तर होगा मनाली लेह। मेरे को मनाली से एक बात याद आता है कि मनाली और लेह के घर, देखिए मनाली तो हिमाचल में है, घर वाला क्वेश्चन आता है ना, घर कैसे बना होता है, और एक लद्दाख वाला है। इन दोनों में बड़ी समानता है, दोनों के घर पत्थर, एक ही समानता है। वो समानता क्या है? पत्थर की। दोनों के घर पत्थर के बने होते हैं, लेकिन अब अंतर पहचानना कैसे, जब कूट में उलझा देगा, फंसाएगा ना, तो ऐसे समझना कि भाई मनाली के घर तो पत्थर के हैं,
लेकिन इनकी घर की इमारतें केवल 1 मंजिला होंगी। ठीक है, इनमें जो खिड़की लगी होती है मनाली वाले में थोड़ा तिरछी लगती हैं, और लद्दाख के जो घर होते हैं वो दोस्तों 2 मंजिला इमारत होती है। नीचे की जो फर्स्ट फ्लोर वाली इमारत होगी उसमें जानवर रहते हैं, उनके उनके पशु रहते हैं, आवश्यक चीजें अपनी जरूरत की रखते हैं, लेकिन वो खुद उसमें नहीं रहते, वो सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। और हाँ, लद्दाख के घरों के जो छत होते हैं दोस्तों वो सपाट होता है, एकदम प्लेन समतल होता है, और यहाँ पे बरसात कम होती है इसलिए समतल ही बनाते हैं। समझ गए। और राजस्थान वाला अगर पूछेगा तो राजस्थान के घर किसके बने होते हैं? मिट्टी और कटीली झाड़ियों का। और अगर आपसे पूछ ले असम वाला, तो असम के जो घर होते दोस्तों वो जमीन पे थोड़ा ऊंचाई पर बांस के ऊपर घर बनाते हैं। तो देखिए प्रश्न कोई और आया था, लेकिन इससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न मैंने आपके और ठीक कर दिए। मकसद ही हमारा यही है, एक के साथ मैं आपके अंदर भी वही गुण डेवलप करूंगा। एक शब्द से 10 शब्द बनाना सीख जाओ। कब सीखोगे? ये सब आ जाएगा तो बात बन जाएगा। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? एक सेकंड यार, कलर चेंज करना जरूरी हो गया यहाँ पे। हाँ जी, बताइए। माउंट एवरेस्ट आप सब लोग जानते हो नेपाल का भी एक भाग ही है। तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों, इसकी ऊंचाई आप सब लोग जानते हो 8,848। पेपर में कहीं कभी कभी नहीं दिया रहता, 8,850 दिया रहता है। तो आप अगर ये नहीं दिया है तो इसको सही मान लेना, अप्रॉक्स इतना ही हो जाता है फिर। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों अगर मैं करूं तो तिब्बत में इसको तीनों नाम पे जानते हैं, तो तीनों दोस्तों सही हैं। कोलोलगामा और सागर माथा, माउंट एवरेस्ट, ये तीनों उत्तर आपके सही हैं। तो आप अंतिम ऑप्शन बना लो, ऑल ऑफ दीज, मतलब सब सही है। ठीक है, चलिए। नीरज आर्या, अज्जू और अवंतिका, गुंजा सिंह, कुमार कौशिक, संपा मंडल, मोहित राणा, किरण कुमारी, रीमा यादव, रेणु कुमारी, कुमार कौशिक, रजिया सुल्तान। दोस्तों जिस भी स्टूडेंट को हमारे जो भी स्टूडेंट हो, जो भी आप अभी लाइव सुन रहे हैं, एक भी प्रश्न में डाउट आ जाए फैक्ट को लेकर तो कमेंट में अपनी बात को रख के पूछ लेना, दिमाग में कोई संदेह लेकर मत चलना। दोस्तों बात आया है अलबरूनी टॉपिक विशेष। ये जो अलबरूनी थे, क्या प्रश्न इनसे बनता है? दोस्तों ये उज्बेकिस्तान के नागरिक थे। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। इनसे रिलेटेड 3 पॉइंट आपको पता हो। ये भारत में दोस्तों घूमने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन घूमने के बहाने इस तरह भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की इमारतों और घरों के लोगों के बारे में इतना इनके दिल पर प्रभाव पड़ा कि जब ये अपने घर गए तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और यहाँ के लोगों के प्यार व्यवहार के बारे में वर्णन किया है। इतना याद रखना बहुत है, इतना दिमाग में तो बात बन जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रवीण कुमार मिश्रा, वेल डन। अगला क्वेश्चन, कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसंग, बारबोसा। अब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं भाई। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। चलो भाई ये भी हो गया। अब चलो मैं आपका एक ऑप्शन और काट देता हूं, इन्हीं बी और सी में चुन लो। चलिए भाई बताइए बी और सी में कौन सही होगा, है ना? लेकिन अभी तक बताइए, 150 से ज्यादा बच्चे लाइव है सेशन में, लेकिन लाइक करने के लिए कहना पड़ जाए। अच्छा, लाइक जब मैं कहता हूं उसका एक समस्या ये है, एक तो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो आपको भी सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, हम जानते हैं, लेकिन आप लोग बिना कहे अगर कर लो, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है यार ये लाइक शेयर बोलने में। सो प्लीज़ आप लोग ये काम कर ले, मेरे को केवल पढ़ाने दो। अगर मुझे पढ़ाने दोगे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर आपके लिए कर दूंगा। तो दोस्तों खैर इसका उत्तर आपका आ चुका है, लेकिन भाई मैं फिर कहूंगा 70-30 का आंकड़ा लेकर चलते हो। एक बात पे सहमति आपकी कभी होती नहीं है, है ना? कोई सी कह रहा है तो कोई बी कह। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा दोस्तों भिन्न है? आपसे पूछता है कि ऑड कौन सा इनमें है।
सबसे ऑड और सबसे अलग कौन सा है? क्या ग्रीस है, पेट्रोल है? तो भैया ग्रीस भी तो तरल होता है, पेट्रोल भी बिल्कुल लिक्विड होता है, पैराफिन मोम भी लिक्विड होता है, तो अलग कौन है? कोयला। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट दोस्तों किसका एक भाग है? माउंट एवरेस्ट भारत का तो है ही, म्यांमार का, तिब्बत का या नेपाल का? क्रॉस कर दो। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल का एक भाग है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से दोस्तों कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? वही दोस्तों लद्दाख जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, जहां के घर 2 मंजिला इमारत, नीचे की इमारत में लोग नहीं रहते, केवल उनके पशु और जरूरत के सामान। मकान पत्थर का बना होगा, छत समतल होगा। हर बातों पे चर्चा करेंगे, सो डोंट वरी, हर बात पे चर्चा विशेष आपसे होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों को मिलाना क्या कहलाता है? विफरण, तापन, आकर्षण या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको? जब भी आप किसी 2 पदार्थ को मिलाते हो, इसको विफरण कहेंगे, तापन कहेंगे कि आकर्षण कहेंगे? आपको क्या लगता है? कहना क्या है सर जी? सब तो सही लग रहा है दोस्तों। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर है विफरण। लगता है कि यार ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, पर यही है। देखिए सरण का मतलब, देखिए मैं आपको बताता हूं, विसरण का मतलब इसका एक भाव होता है। वि का मतलब विनियोजित करना, मतलब जोड़ना। आपको लग जाता है तापन और आकर्षण, ऐसा नहीं होता। वि का मतलब वियोजित करना, मतलब जोड़ना। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। ये रहा, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया दोस्तों, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? आपसे पूछता ना, एपी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर का किससे है, हार्टिकल्चर का किससे है, वो सब बातें आपको बतानी है ना? चलो भाई, तो दोस्तों पीसी कल्चर का संबंध होता है मछली के उत्पादन से। किससे? मछली के उत्पादन से। जब एक सेकेंड, जबकि फलों की जो खेती होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं, और रेशम वाले को सेरीकल्चर कहते हैं। सब लोग जानते हैं, केवल सुनते जाओ, काम करते जाओ, बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हार्टिकल्चर का संबंध दोस्तों किससे है? रोज नए प्रश्न, रोज चुनिंदा प्रश्न, सीटेट के तह तक आपको लेकर चलूंगा। हार्टिकल्चर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, फलों का उत्पादन। ये रहा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। और गलत हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओलवी कल्चर का संबंध दोस्तों किससे है? ओलवी कल्चर, एक भी प्रश्न आपका पेपर में छूटेगा नहीं, इसका ध्यान रखना, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। दोस्तों ओलवी कल्चर का संबंध है जैतून की खेती से। किससे? जैतून की खेती से। पूरा क्लास 3 से 8 तक की किताब का निचोड़ इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें देता हूं। क्या? जीके, सामान्य अध्ययन की क्लास 3 की किताब का, इसमें विज्ञान का रहता है, सामाजिक अध्ययन का रहता है, और जीके। इससे क्या होगा कि पेपर में प्रश्न कहीं से वो बनाएं, लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो, रंजीत, शुभम, सोनी, आकांक्षा, शुभ्रा, मंगल, कविता कुमारी, आफरीन बाबू, अरे वाह, नाम खुद में लगा लिया है। फ्लोरिकल्चर क्या है दोस्तों? फ्लोरी दोस्तों सबको पता है, एफ फॉर फ्लावर, मतलब ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ओलवी कल्चर तो ये था, ओलवी कल्चर, वाओ, अब तो आपको याद हो गया होगा यार। ये तो पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर हो गया। ये आपका एक बच रहा है, फूलों की खेती हो गया आपका। ये फूलों की खेती कौन सा हो गया? फ्लोरिकल्चर। और फलों की खेती क्या हो गया? हार्टिकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या हो गया? एपीकल्चर। मछली का पालन क्या हो गया? पीसी कल्चर। यार याद हो गया होगा मेरे को लगता है। ओलवी मतलब वही जैतूनी होता है यार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मेरी कल्चर का संबंध किससे है? ये सीटेट में अभी तक 4 बार आया है, ये वाला मेरी कल्चर। हाँ, मेरी कल्चर।
समुद्री जीव है कि रेशम है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज? क्या लगता है आपको? बबीता तिवारी और नितेश जायसवाल, शुभम मंगल, दिव्या, आकांक्षा, बबीता तिवारी, अज्जू और हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन। दोस्तों राइट आंसर आपका होगा समुद्री जीव। एक बार आप कमेंट में बताना, क्या आपको याद होते भी चलता है कि नहीं चलता है? जो मेरी कोशिश रहती है कि इतना रिपीट कर दूं कि याद हो जाए। एक बार फास्ट रिकैप करवाता हूं। मछली का पालन क्या होता है? पीसी कल्चर। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर, है कि नहीं? और जैतून वाला ऑल्विकल्चर। और इसके अलावा मैं बात करूं मेरीकल्चर का, समुद्री जीव से है। बस हो जाएगा याद भैया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां पे होता है? क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद या अयोध्या? क्या लगता है आपको? वीडियो को दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग अभी तक ना किए हों, पहली बार आए हों। शेयर जरूर करें, लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दर्शाएं, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए काफी है। दोस्तों आपसे नंबर कौन सा? सी लॉक कर दीजिए, गोरखपुर। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां पे होता है? तो चावल का दोस्तों उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। चीन में गेहूं भी सबसे आगे है, चीन में चाइना भी सबसे आगे है, हमारा भारत दूसरे नंबर पे है। हमारा भारत विश्व में केवल दूध के उत्पादन में सबसे आगे है। अगर देखा जाए भारत का अपना दोस्तों आलू भी नहीं है, और क्या कहते हैं उसको, मटर भी भारत का अपना नहीं है, और मिर्च भी भारत का नहीं है, टमाटर भी भारत का नहीं है। आलू, मिर्च और टमाटर ये तो दक्षिण अमेरिका से लाए गए। सब लोग जानते होंगे। ये शुद्ध एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी है। जब आप पढ़ोगे ना पूरा निचोड़ आपको तो मिल जाएगा। अगला, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये तो भैया कहेंगे सर जी यह तो हमको आ रहा था, और तो कोई आ ही नहीं रहा। चलो भाई जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताओ, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? वैसे आपके घर में जो बल्ब जल रही है उसमें गैस होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का लेवल होता है पूरे वातावरण में 21%, नाइट्रोजन 78%, और हाइड्रोजन आपका बच रहा है। इसको भविष्य का ईंधन माना जाता है। माना क्या जाता है? माना जाने से बात नहीं बनता है भाई, ये आपका भविष्य का ईंधन। अगला क्वेश्चन। तो बेटा यही था आपका टॉप 40 क्वेश्चन। तो यही था आज का आपका ये सेशन। तो अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें, अब एक एक करके सब लोग अपने डाउट्स को रख सकते हो। जो भी जिस बच्चे का डाउट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स हो एक एक करके कमेंट बॉक्स में डाउट लिखें। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वो बच्चे जो अभी तक सीटेट में बेसिक से कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, बार बार आप 3-4 नंबर पे रह जा रहे हो, और अभी तक आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट्स से नहीं जुड़ पाए हो, जिसमें आपको क्या मिलता है, केवल मैं आपको कहता हूं 150 पेज आप पढ़कर जाएं। इस नोट से पेडागॉजी का पैटर्न सीखें, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ डेवलप करें, और यहां तक कि मैं ये भी आपको कहता हूं अगर कुछ भी ना समझ में आए पेपर में तो ऑप्शन से कैसे हल करना है ये भी आपको इस नोट्स में दिया रहेगा। मतलब हर हाल में कैसे पास होना है आप इस नोट से कर सकते हो। कैसे मिलता है? नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने कंटेंट को परचेज कर सकोगे। बाकी सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे फिर कल दिन में कितने बजे? चलिए तो दोस्तों मिलना है कल आप सबसे दिन में 11 बजे मिलेंगे लाइव आपसे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यही कहेंगे थोड़ा ठंडी का मौसम है ना, ठंडी आ गया है। ठंडी इस साल तो पड़ ही नहीं रहा, लेकिन ठंडी का मौसम है, अपना ख्याल रखिए, नहीं तो मेरी तरह जुकाम से हो जाओगे परेशान। और बस इतना ही है। पेपर 1 या सेकंड का बेटा, ये पेपर 1 और सेकंड दोनों के लिए हेल्पफुल है। जब मैंने आपसे कह दिया कि इस वीडियो में आपको सोशल स्टडी मतलब क्लास 3 से लेकर 8 तक की किताब का विज्ञान यानी साइंस वाला पार्ट, सामाजिक इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान, और जीके, इन तीनों किताबों का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलता है, तो दोनों के लिए है। चलिए